हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ममता शर्मा है और हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बीम पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में टॉपिक 3 लेके आई हूँ, जिसका नाम है आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट। इससे पहले की दो वीडियो में मैंने वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड में बाल विकास यानी कि बालक का विकास कैसे होता है और दूसरा बाल विकास के सिद्धांत, ये दो टॉपिक पढ़ाए थे मैंने। अगर जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन टॉपिकों को भी अच्छे से देख लीजिए जाकर। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, हम आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इफेक्ट। और इस वीडियो को भी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। चलिए चलते हैं। प्राचीन काल के विद्वानों का यह मत था कि बीज के अनुसार वृक्ष और फल उत्पन्न होते हैं, अर्थात माता पिता के अनुसार ही उसकी संतान होती है। लाइक बेजट लाइक। देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें आनुवंशिकता तथा वातावरण के बारे में जानेंगे कि आनुवंशिकता क्या है और वातावरण क्या है। तो आनुवंशिकता क्या है? जब एक बालक का जन्म होता है तो उसके अंदर कुछ गुण आते हैं, जो कहाँ से आते हैं? वो वंशानुक्रम से आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। तो उसके बाद जब एक बच्चा जन्म के बाद अपने परिवार के साथ रहता है, समाज के साथ रहता है, आसपास आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, तो उनसे कुछ वो नई आदतें सीखता है, कुछ अच्छी चीज़ सीखता है, अच्छी आदतों का क्या करता है? निर्माण होता है उसके अंदर। तो वो क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है, जो उसे आसपास का एनवायरनमेंट मिलता है। तो प्राचीन काल के विद्वानों का यह मत था कि बीज के अनुसार वृक्ष और फल उत्पन्न होते हैं, अर्थात माता पिता के अनुसार ही उसकी संतान होती है। देखिए, जो भी प्राचीन काल के विद्वान थे, उनका ये कहना था कि जो भी बीज होता है, ठीक है, उसके अनुसार ही वृक्ष और फल भी उत्पन्न होते हैं। जैसे आम का बीज है, अगर हमने आम का बीज बोया है तो उसके बदले में हमें क्या प्राप्त होगा? आम ही। अगर केले का बीज बो रहे हैं तो हम उसके बाद उसके बोने बाद हमें क्या मिलेगा? केले का पेड़ ही मिलेगा, केला ही मिलेगा। तो जैसे माता पिता होते हैं, वैसे ही उनकी क्या होती है? संतान भी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। असमानताओं या विभिन्नताओं का कारण कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वंशानुक्रम तथा अन्य के अनुसार भिन्नताओं का कारण वातावरण है। देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक ये भी कहते थे कि जो बालक है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भिन्नता आती है, तो क्या है? वंशानुक्रम के कारण ही उसके अंदर भिन्नता आती है। और कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कहते थे कि अगर एक बालक के अंदर कुछ भिन्नताएं पाई जाती है, कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो उनका कारण क्या है? वातावरण है। दोनों तरह की बातों को कुछ वैज्ञानिकों ने सामने रखा था। चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। बालकों के विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण का महत्व। अब देखिए, कैसे किसी एक बालक के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का जो महत्व होता है, ठीक है, वो कैसे किस प्रकार से होता है, ये हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक बालक के विकास में आनुवंशिकता आती है और वातावरण उसमें सम्मिलित है। मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित दो तरह के अध्ययन किए हैं। पहला क्या? जुड़वा बच्चों का अध्ययन। दूसरा है पोष्य बच्चों का अध्ययन। पहला क्या था? स्टडीज ऑफ ट्विन चिल्ड्रन। दूसरा है स्टडीज ऑफ फोस्टर चिल्ड्रन। तो पहले हम जुड़वा बच्चों का अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे कि जुड़वा बच्चों के बारे में क्या है। जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं। एकांकी जुड़वा बच्चे, जिन्हें क्या कहा जाता है? आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रन। दूसरा क्या है? भ्रातृय जुड़वा बच्चे, जिन्हें क्या कहा जाता है? फ्रेटर्नल ट्विन चिल्ड्रन। तो पहले जो एकांकी जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, एकांकी जुड़वा बच्चों की आनुवांशिकता बिल्कुल ही समरूप होती है। मतलब क्या होती है? समान रूप से होती है। ठीक है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, मतलब दो बच्चों का जन्म होता है एक साथ, तो उनकी जो जो क्या कहते हैं, उनकी जो हेरिडिटी होती है, वो क्या होती है? समरूप होती है। क्योंकि ऐसे बच्चों का जन्म माँ के एक अंडाणु के गर्भित होने के फलस्वरूप होता है। ठीक है, जब माँ के घर में जब एक अंडाणु क्या होता है? गर्भित होता है, तो उसी के फलस्वरूप होती है। कैसे? कोशिका विभाजन के दौरान, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान एक ही गर्भित अंडाणु किसी कारण से दो स्वतंत्र भागों में बंटकर दो बच्चों को
जन्म देता है। ठीक है, जब माँ के एक अंडाणु के गर्भित होने के बाद वो किसी कारण से क्या होता है, स्वतंत्र भागों में बढ़ जाता है। कितने? 2 स्वतंत्र भागों में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। और वो जुड़वा बच्चे या तो दोनों लड़का होंगे या दोनों लड़की। यही बता रखा है कि उनका जो हेरिडिटी है वो क्या होगा, समरूप होगा, आइडेंटिकल होगा। या तो दोनों क्या होगा, लड़का होगा या फिर दोनों लड़की। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। दूसरा पॉइंट क्या था, भ्रातृय जुड़वा बच्चे। एकांकी जुड़वा बच्चों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। भ्रातृय जुड़वा बच्चों का जन्म इसलिए हो पाता है कि माँ के 2 अंडाणु एक ही साथ पिता के 2 अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित हो जाते हैं। ऐसे जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता या सामान या समरूप नहीं होती है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग गर्भित अंडाणु होते हैं। ऐसे बच्चों का यौन कुछ भी हो सकता है, अर्थात एक लड़का या एक लड़की या दोनों लड़का या लड़की। देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल से कि जो एकांकी जुड़वा बच्चे थे, ठीक है, उसमें क्या था, नॉर्मल सी बात है, कुछ लर्न करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। एक बार आप समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए ये चीज़ याद रहेगी आपको कि जो एकांकी जुड़वा बच्चों में क्या होता है कि जो माँ का एक ही अंडाणु, ठीक है, गर्भित होने के बाद वो खुद 2 रूपों में, 2 भागों में स्वतंत्र रूप से बट जाता है। इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। जुड़वा बच्चे इसमें भी होते हैं, जुड़वा बच्चे उसमें भी होते हैं, लेकिन हमने आनुवंशिकता की बात करी है कि इसमें एकांकी जुड़वा बच्चे में जो आनुवंशिकता है वो क्या होती है, सेम होती है। लेकिन भ्रातृय जुड़वा बच्चों में आनुवंशिकता सेम नहीं हो सकती, ठीक है ना, या नहीं हो पाती। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या होता है कि जो माँ का एक अंडाणु है वो गर्भित होने के बाद स्वतंत्र रूप से 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, जो माँ का एक ही अंडाणु होता है वही गर्भित होके 2 स्वतंत्र भागों में बढ़ता है। लेकिन भ्रातृय जुड़वा बच्चों में क्या होता है कि माँ के 2 अंडाणु पिता के 2 अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित होते हैं। ऐसे जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता क्या होती है, समान और समरूप नहीं होती है। इसमें 2 अलग अलग गर्भित अंडाणु होते हैं। ऐसे बच्चों का यौन कुछ भी हो सकता है, या तो एक लड़का या तो एक लड़की, या फिर लड़का या फिर लड़की। ठीक है ना, या दोनों लड़का ही होंगे या फिर दोनों लड़की होंगे, या फिर एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक ने पोष्य बच्चों का अध्ययन करके, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, मनोवैज्ञानिक ने पोष्य बच्चों का अध्ययन करके वातावरण तथा आनुवंशिकता के तुलनात्मक महत्व का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के द्वारा मनोवैज्ञानिक ने 2 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। क्या? जो हमारा दूसरा पॉइंट था, पोष्य बच्चों का जन्म, क्या था, इसमें वातावरण तथा आनुवंशिकता के तुलनात्मक महत्व का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के द्वारा जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने 2 प्रश्न ढूंढे और उनका उत्तर देने का भी प्रयास किया है। पहला प्रश्न क्या था हमारा, क्या पोष्य बच्चों के व्यवहार में अपने वास्तविक माता पिता के व्यवहार से अधिक समानता होती है? दूसरा क्या था क्वेश्चन, यदि अनुकूल वातावरण में ऐसे बच्चों को रखकर पाला पोसा जाए तो क्या उनके कुछ खास गुणों जैसे बुद्धि आदि में परिवर्तन आता है? देखिए पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो उनका उत्तर मनोवैज्ञानिकों ने क्या दिया था कि क्या पोषक बच्चों के व्यवहार में अपने वास्तविक माता पिता के व्यवहार से अधिक समानता होती है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, और जो उसके माता पिता का जो व्यवहार होता है तो उससे बिल्कुल अधिक समानता होती है। जो समानता पाई जाती है वो अधिक पाई जाती है। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक बालक का जन्म होता है, तो वो एक अपने माता पिता के साथ ही नहीं रहता, वो फिर एक वातावरण में ही बढ़ जाता है, वातावरण के अंदर भी रहता है, उसके आसपास एक एनवायरनमेंट भी होता है। तो कोई जरूरी नहीं है जो उसके अंदर व्यवहार है सिर्फ उसके माता पिता के द्वारा ही या उसके माता पिता के वंशानुक्रम से ही आया हो, ऐसा नहीं है। उसके साथ क्या होता है, वातावरण का भी व्यवहार उसमें शामिल होता है, क्योंकि एक बच्चा अपने माता पिता को ही नहीं देखता, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लोगों को भी देखता है। तो इस तरह से एक बच्चे पर क्या है, उसके माता के व्यवहार का ही असर नहीं होता, बल्कि उसके वातावरण का भी व्यवहार का असर होता है। इस प्रकार एक बालक के विकास में माता पिता के वास्तविक व्यवहार का असर नहीं होता, बल्कि उसमें वातावरण का भी महत्व बहुत होता है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, यदि अनुकूल वातावरण में ऐसे बच्चों को रखकर पाला पोसा जाए तो क्या उनके कुछ खास गुणों जैसे बुद्धि आदि में परिवर्तन आता है? बिल्कुल थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है,
कैसे, अगर मान लीजिए कि उसके जो वंशानुक्रम से, ठीक है, उसको ऐसे थोड़े बहुत गुण नहीं मिल पाए हैं, या फिर जो उसकी फैमिली है उसमें उस बच्चे का विकास और सही से नहीं हो पाया है, अगर उसको अनुकूल वातावरण में रखे, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो सकता है, उसके जो खास गुण हो जैसे बुद्धि, ठीक है, उसके मेंटल डेवलपमेंट में परिवर्तन लाया जा सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। आगे चलते हैं। बालक के व्यक्तित्व और व्यवहार को समझने में वातावरण और वंशानुक्रम की पार्श्विक अंतःक्रियाओं, देखिए इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि ये अंतःक्रिया क्या है, इंटरैक्शन, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व और व्यवहार को समझने में वातावरण और वंशानुक्रम की पारस्परिक अंतःक्रियाओं तथा इन प्रभावों से संबंधित कारकों की अंतःक्रियाओं को समझना आवश्यक है। वंशानुक्रम एक निर्धारक कारक है तथा वातावरण सामान्य कारक है। ये दोनों ही कारक एक दूसरे के पूरक है। देखिए, जब भी एक बालक का विकास होता है तो उसमें वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया होती है, ठीक है। तो इस अंतःक्रियाओं के अनुसार ही एक बालक का विकास होता है। कैसे, अगर एक बालक का विकास होना है तो उसके लिए वंशानुक्रम से भी उसके गुण जो आते हैं वो भी जरूरी है और उसको अच्छे वातावरण की भी जरूरत है। तो इस प्रकार जो वंशानुक्रम है, ठीक है, वो क्या है, एक निर्धारक कारक है, तथा वातावरण सामान्य कारक है, ठीक है। वंशानुक्रम से जो भी गुण आते हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो उसके अंदर रहते ही रहते हैं। लेकिन जो वातावरण से जो भी कारक आते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं उसके व्यवहार में, और चेंज होता भी है। जैसे एक बच्चा पैदा होने के टाइम या जन्म के टाइम कहीं और रहता है, पढ़ाई करने के लिए कहीं मान लीजिए कहीं और चला गया, ठीक है, आफ्टर मैरिज कहीं और चला गया, तो जहाँ जहाँ वो जिस जिस एनवायरनमेंट में जाके रहता है उस एनवायरनमेंट के अनुसार ही उसका क्या हो जाता है, व्यवहार में चेंजेस आ जाती है। तो इस प्रकार क्या है, वंशानुक्रम जो निर्धारक कारक है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो वातावरण से उसको जो व्यवहार मिलता है उसे वो चेंज कर सकता है। तो इससे इसके इन दोनों की क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें, आनुवंशिकता के सिद्धांत मेंडल के अनुसार। पहला सिद्धांत क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा है स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेगेशन और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले देखो, मैं मेंडल के बारे में बताना चाहूँगी। जो वैज्ञानिक मेंडल थे, जोहान ग्रीगर मेंडल, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, कुछ आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया था, आधारभूत नियम ढूंढे थे उन्होंने, लेकिन उन नियमों पर, ठीक है, लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं गया। उन्होंने 1866 में, ठीक है, मटर के ऊपर, अभी आगे हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे किस चीज़ पे उन्होंने वो किया था, रिसर्च किया था, कि जैसे उन्होंने क्या किया था कि 1866 में जो आधारभूत नियम का प्रतिपादन किया था, उन नियमों पर, ठीक है, लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं गया 1900 ईस्वी तक, ठीक है। उन नियमों पर लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ये नियम क्या है, इस सिद्धांत के ऊपर है, टिके हुए हैं। लेकिन क्या हुआ था, जो 1900 ईस्वी के बाद 3 शोधकर्ता जो थे, 3 वैज्ञानिक थे वो भी, ठीक है, रिसर्चर थे वो भी, उन्होंने क्या किया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ठीक है, उनमें जाके क्या किया, रिसर्च किया, और वो वही उसी रिजल्ट पे पहुंचे जहाँ पर मेंडल 34 साल पहले काम कर चुके थे। तो उन्होंने फिर क्या किया, जब उन्होंने देखा कि जो मेंडल ने जो 2 सिद्धांत बताए हैं ये बिल्कुल सही है, तो उन्होंने क्या किया, इन सिद्धांतों को वैध ठहराया और इसको उस समय। तो चलिए देखते हैं क्या है। पृथक्करण का सिद्धांत यह बताता है कि जो गुण पहली संकर पीढ़ी में दबा रहता है या छिपा रहता है, वे समाप्त नहीं होते, बल्कि बाद की संकर पीढ़ी के कुछ सदस्यों में दिखाई देते हैं। ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक अपने मूल रूप में अलग अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। देखिए, अब तक तो हमने वंशानुक्रम से यही पढ़ा था कि अपने माता पिता के जो गुण हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक बालक में आ जाते हैं, उनके बालक में आ जाते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत क्या बताता है कि जो गुण पहली संकर पीढ़ी में दबा रहता है या छिपा रहता है, वे समाप्त नहीं होते, बल्कि बाद की संकर पीढ़ी के कुछ सदस्यों में दिखाई देते हैं। आपने ये देखा होगा कभी भी आपके परिवार में, या फिर आपने सुना होगा अपने लाइफ टाइम में कि क्या होता है
जैसे मान लीजिए कोई बालक है आपके घर में, ठीक है, जन्म लेता है, तो उसके कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बड़े लोग कहते हैं कि देखिए देखो देखो ये तो इसकी दादा दादा के उसमें से ही गुण आए हुए हैं। ठीक है, माँ बाप को छोड़ के वो दादा पे पहुंच जाते हैं, चाहे उसके नाना नानी है चाहे कोई भी है। तो क्या बोलते हैं कि अरे इसके इसमें देखो इसकी ये आदत क्या है, इसके दादाजी पे गई है, इसके दादी जी पे गई है, या इसके चाचा जी पे गई है, चाहे किसी पे भी गई है। तो कोई भी गुण है वो छुपते नहीं है, दबते नहीं है, वो दोबारा क्या होते हैं, दिखाई देते हैं आगे के सदस्यों में। ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक अपने मूल रूप में अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक डिसीज कहा जाता है। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि किसी एक आनुवंशिक गुण का वितरण दूसरे आनुवंशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता, अर्थात स्वतंत्र होता है। जैसे मेंडल ने अपने, जैसे मैंने अभी बताया था, तो इससे पहले ही सिद्धांत बताने से पहले कि मेंडल ने क्या किया था, मटर के ऊपर रिसर्च किया था उन्होंने। जैसे मेंडल ने अपने आप प्रयोग में पाया, प्रयोग में सॉरी आप प्रयोग लिख दिया वो पे प्रयोग होगा, प्रयोग में पाया कि मटर के पौधे के फूल का रंग, मटर की फली के आकार, डंठल की लंबाई इत्यादि गुणों से स्वतंत्र होता है। जैसे मैं समझाती हूँ आपको कि ये क्या कहना चाहते थे, कि इन्होंने एक मटर के पौधे पर रिसर्च किया कि जब उन्होंने मटर का बीज बोया, ठीक है, मटर का पौधा उगा, तो उसका जो पौधा था वो तो उसी रंग का था, हरे रंग का था। जो मटर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, पौधा जो था वो भी ग्रीन कलर का था। लेकिन जो उसके पौधों में से जो मटर की फली की से पहले जो फूल निकला, वो फूल क्या था, वाइट रंग का था। तो यही बात कहना चाहते हैं कि मटर के पौधे के फूल का रंग मटर के फली के आकार, डंठल की लंबाई इत्यादि गुणों से क्या था, स्वतंत्र था। या आकार या लंबाई ले लो या फिर रंग में ले लो, तो उसके गुणों से क्या था, अलग था, स्वतंत्र था। बालक की आनुवंशिकता में गुण उसके माता पिता तथा पूर्वजों की देन होती है। ठीक है, वो एक अलग नहीं कि अलग दुनिया से आया है और बिल्कुल अलग ही है, नहीं, जो भी उसमें गुण आते हैं उसके सारे क्या होते हैं, माता पिता और पूर्वजों की देन ही है, उसके नाना नानी दादा दादी चाचा चाची जो भी है। क्रोमोजोम्स, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में हमेशा उठ के आता है और जरूर ही पुटअप होता है, तो इस चीज़ को आप अच्छे समझना। क्रोमोजोम्स सदा जोड़े में रहते हैं, इसमें जीन भी जोड़े में होते हैं, इन्हीं जीन के आधार पर शिशुओं के गुणों का निर्धारण होता है। तो क्या होता है, जो आनुवंशिकता जो होती है, ठीक है, जो एक बालक होता है, बालक में जो वंशानुक्रम के द्वारा जो गुण आते हैं, तो वो गुण कहाँ से आते हैं, जीन से आते हैं। ठीक है ना। तो क्रोमोजोम सदा जोड़े में होता है, ठीक है, जिसमें जीन भी जोड़े में होते हैं, इन्हीं जीन के आधार पर शिशुओं के गुणों का निर्धारण होता है। किसी भी नवजात शिशु को 23 क्रोमोजोम्स माता से, 23 क्रोमोजोम्स पिता से मिलते हैं। ठीक है, यानी कि कुल कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स एक नवजात शिशु में होते हैं। इनमें 22 जोड़े, ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी और ध्यान से समझना भी आप। 22 जोड़े यानी 44 क्रोमोजोम्स, जो 46 क्रोमोजोम्स एक नवजात शिशु में होते हैं, उसमें से 44 क्रोमोजोम्स यानी कि 22 जोड़े, ठीक है, बालक या बालिका में आकार एवं विस्तार में समान रूप से होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोजोम्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 46 जो क्रोमोजोम्स थे जो एक नवजात शिशु में थे, ठीक है, उसमें से 44 क्रोमोजोम्स तो समान होते हैं बिल्कुल, लेकिन जो 2 क्रोमोजोम्स बचे, यानी कि जो एक पेयर बचा, और वो एक पेयर कौन सा था, 23वां जोड़ा। ठीक है, 22 जोड़े तो 44 क्रोमोजोम्स हो गए, और जो 46 में से 44 गया तो कितने बचे, 2 क्रोमोजोम्स बचे। तो जो 23वां जोड़ा था यौन क्रोमोजोम्स का होता है, ठीक है ना, सेक्स क्रोमोजोम्स का होता है, जो बालिका में समान अर्थात एक्स एक्स होता है, और बालक में कितने होते हैं, बालक में क्या होता है, एक्स वाई होता है। जीन में मुख्य रूप से दो जैविक अणु होते हैं, जिन्हें डीएनए तथा आरएनए कहा जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है कि जीन में मुख्य रूप से 2 जैविक गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक और दूसरा क्या है, रिबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है जिन्हें। और जो 23वां जोड़ा है यौन क्रोमोजोम्स का जो होता है, उसी से ही पता चलता है कि क्या होगा, जो नवजात शिशु है वो लड़का होगा या लड़की। ये सिर्फ पिता नहीं, माता नहीं, दोनों के यौन से देखा जाता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है हमारा, आनुवंशिकता तथा वातावरण का बालकों की शिक्षा के लिए महत्व। कैसे एक बालक की शिक्षा के लिए, ठीक है ना, आनुवंशिकता तथा वातावरण का महत्व होता है। देखिए जो बालकों की शिक्षा दी जाती है, ठीक है,
उस शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? उस शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि एक बालक के अंदर, ठीक है ना, क्या शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और चारित्रिक विकास का विकास हो। तो क्या है, आनुवंशिकता तथा वातावरण के जरिए ही उनको ये सारी इन सभी चीज़ों का विकास दिया जा सकता है, किया जा सकता है। तो कैसे एक बालक की शिक्षा के लिए आनुवंशिकता तथा वातावरण का महत्व होता है? देखिए, अगर मान लीजिए एक बालक है और उसका जो वंशानुक्रम से आए जो भी गुण है वो अच्छा है, आनुवंशिकता उसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसको अच्छा वातावरण नहीं मिल पाया, तो वो बालक का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। या फिर ये कह लीजिए कि अगर मान लीजिए एक बालक को का वातावरण बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और उसको आनुवंशिकता ढंग से नहीं मिल पाई है, ठीक है, जो उसके वंशानुक्रम गुण जो है वो अच्छे नहीं है, ठीक है, सही तरीके से नहीं है, तो क्या होगा, और उसको एक एनवायरनमेंट अच्छा एनवायरनमेंट दिया गया है, तो उससे भी उस बालक का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, उसकी शिक्षा में क्या हो जाएगी, बाधा पड़ जाएगी। तो इस कारण से एक बालक की शिक्षा में आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का ही महत्व बहुत जरूरी है, दोनों की भूमिका बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, बालकों की आनुवंशिकता तथा वातावरण का शिक्षकों के लिए महत्व। इससे पहला पॉइंट क्या था हमारा, शिक्षा के लिए महत्व, जो बालक की खुद की शिक्षा के लिए जो महत्व था। अगला पॉइंट क्या है, शिक्षकों के लिए महत्व क्या होगा, ठीक है। देखिए, एक बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण के बारे में, ठीक है, शिक्षकों को जानना बहुत जरूरी होता है कि एक बालक का आनुवंशिकता और वातावरण कैसा है। एक अच्छे जागरूक, ठीक है, जागरूक और अच्छे शिक्षक को यह जानना बहुत जरूरी होता है कि एक बालक की आनुवंशिकता तथा उसके जैविक गुण कैसे हैं, उसी के आधार पर वो क्या कर सकता है, उस बालक के शिक्षा का विकास कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक बालक है, वो विद्यालय में आता है और वो अपने शिक्षकों से या फिर अन्य बच्चों से दुर्व्यवहार करता है, तो इससे ये पता चल जाता है कि वो बालक जिस परिवार से आया है वहाँ पे उस बालक को तौर तरीका बिल्कुल भी नहीं सिखाया गया है। तो इसीलिए इससे शिक्षकों को क्या सहायता मिल जाती है कि ये जानने के लिए कि बालक का जो आनुवंशिकता और वातावरण है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर हम। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तीन पॉइंट है ये, सामान से सामान का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, ठीक है। इन तीनों पॉइंटों से सवाल उठ के आता है, जैसे कि समान का समान पर, जैसे दे देगा एग्जाम्पल और फिर उसके बाद हमसे पूछेगा कि कौन सा नियम है। तो मैं अभी तीनों नियमों को अच्छे से बताती हूँ। पहला नियम क्या है, सामान से सामान का नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो भी प्राणी या जीव जंतु होता है उसका जो भी शिशु का जन्म होता है, ठीक है, नवजात शिशु का जन्म होता है, वो उसी के समान होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के रूप में ही जन्म देगा उसको, ठीक है। जैसे एक बिल्ली है तो क्या करेगी, एक बिल्ली को ही जन्म देगी। एक कुत्ता है तो कुत्ते को ही जन्म देगा, ठीक है। एक शेर है तो शेर के बच्चे को ही जन्म देगा। इस तरीके से क्या है, समान से समान का नियम, ठीक है। दूसरा क्या है, भिन्नता का नियम। देखिए, भिन्नता के नियम में क्या होता है कि एक ही माँ बाप के, ठीक है, मान लीजिए 3 संतान है और तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग ही होंगे, एक समान तो होंगे नहीं, क्योंकि आपने भी देखा है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। तो एक माँ बाप के मान लीजिए 2 या 3 संतान है, ठीक है, उन्होंने 3 शिशु को जन्म दिया है, तो तीनों बच्चे हैं, उनके तीनों बालक हैं, वो अलग अलग तरीके से होंगे। जैसे क्या होगा, किसी का व्यवहार अच्छा होगा, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, मतलब उनमें क्या पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाती है बहुत सी चीज़ों में, ठीक है। कोई क्या होगा, जैसे अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा, कोई उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, कोई इफेक्टिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है भिन्नता का नियम, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या होता है, जैसे माँ बाप है, ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो माँ बाप है उनका जो बालक है, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे माँ बाप होते हैं वो तेज बुद्धि वाले होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अधिक ज़्यादातर देखा होगा आपने कि ऐसा भी नहीं होता है कि हाँ, प्रतिभाशाली माँ बाप के बच्चे प्रतिभाशाली ही पैदा हो, नहीं, उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, मंद बुद्धि वाले भी पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। जैसे आपको पूछ लेगा कि प्रतिभाशाली माता पिता का बच्चा मंद बुद्धि वाला है तो कौन सा नियम कहलाएगा, तो ये प्रत्यागमन का नियम, ठीक है। फिर उसके बाद मनुष्य के रूप में ही जन्म देता है,
ठीक है। और बिल्ली है, बिल्ली के रूप में ही जन्म देती है, तो इसका नियम कौन सा कहलाएगा? समान से समान का नियम। आई होप आपको आज ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और आपको जो भी इसमें नहीं समझ आया या फिर अच्छे से समझ आया, आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अपने नए टॉपिक के संग। बाय बाय।